सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक फिक्स एक्सचेंज रेट का ही एक टाइप है, ओल्ड वेरिएंट है। और ये गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ये चलता था 1920 तक, मतलब 1920 तक चलता था, उसके बाद से नहीं चल रहा है। काफ़ी सारी कंट्रीज में चलता था। इसमें होता क्या था, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। गोल्ड को एक कॉमन यूनिट लिया जाता था। पैरिटी मतलब होता है इक्वल, हर जैसे डॉलर को गोल्ड के इक्वल ले लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि पाउंड को गोल्ड के इक्वल ले लिया। इसमें मैं क्या बताता हूँ क्या होता था। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक लिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए एक यूके पाउंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है। मान लीजिए कि एक यूके पाउंड, जो एक यूके पाउंड है वो 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है, ठीक है। 4 ग्राम ऑफ जब गोल्ड आप देंगे तब आपको एक यूके पाउंड मिलेगा। और जो एक डॉलर है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है। $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अब आपको अगर एक डॉलर आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे एक यूके पाउंड के लिए। यूके पाउंड चलता है ना, तो अब आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे अगर आपको एक यूके पाउंड चाहिए। भाई एक यूके पाउंड था 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल और एक डॉलर था 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल। तो आपको अब $2 देने पड़ेंगे एक यूके पाउंड के लिए। नहीं समझे भाई, $1 की 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है ना। और एक यूके जो पाउंड है वो 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है। तो अब हमें $2 देने पड़ेंगे एक यूके पाउंड के लिए। मतलब इसमें पहले क्या होता था कि हर कंट्री की वैल्यू एक गोल्ड में असाइन कर दी जाती थी। मतलब जैसे बोल दिया कि एक पाउंड हमारा 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है और $1 हमारा 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है। ऐसे असाइन कर दिया जाता था, फिर एक्सचेंज रेट टेक प्लेस करता था। मतलब फिर क्या होता था, फिर वैल्यू को आपस में देखा जाता था कि हाँ $1 कितने पाउंड के बराबर है या एक पाउंड कितने डॉलर के बराबर है, ये करा जाता था। मतलब पहले हर कंट्री की वैल्यू, हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू गोल्ड में असाइन कर दी जाती थी। फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट टेक प्लेस करता था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मिंट पार वैल्यू एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं और मिंट पैरिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी इम्प्लाइड गोल्ड वैल्यू। इसमें हर करेंसी को सबसे पहले क्या करा जाता था, गोल्ड में असाइन कर दिया जाता था। और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट, मतलब फिर उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होता था कि हाँ एक पाउंड कितने डॉलर के इक्वल है, ठीक है ना। ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वॉज फिक्स कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। मतलब कि हर करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के थ्रू असाइन कर दिया जाता था, फिर उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होता था। जैसे अभी मैंने बताया कि एक यूके पाउंड किसके इक्वल हो गया था, $2 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, एक ब्रेटन वुड सिस्टम इज द नेम आफ्टर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में, एक जगह है ब्रेटन वुड। तो उसी के बाद ही आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यूनाइटेड नेशन की एक क्या कहते हैं कि यूएसए में एक जगह है ब्रेटन वुड नाम से। तो वहाँ यूएन की मीटिंग हुई थी। किसकी मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसके बाद 1944 में आईएमएफ का क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है ना। आईएमएफ कौन कौन है, आपने सुना होगा। आईएमएफ काफ़ी सारी कंट्रीज को लोन दिया करती है। और क्या कहते हैं, हमें भी दिया था 1991 में, उसके बाद भी दिया था, बट 1991 में तो मेनली हमें एलपीजी रिफॉर्म जब हमने लिए थे तो आईएमएफ ने हमें $6 बिलियन का हमें आई थिंक लोन दिया था। 6 बिलियन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर दिया था, ठीक है ना। अब देखिए अगला हम लोग समझेंगे ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को हम लोग एडजस्टेबल पैक्ट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। और ये सिस्टम चलता था 1944 तक, ठीक है। ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसमें कुछ एडजस्टमेंट हुए। इसमें क्या एडजस्टमेंट हुए ये मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड और टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। अब क्या हुआ, इसमें हर करेंसी की, जैसे रुपी है तो रुपी को किससे रिलेट कर दिया गया, डॉलर से। मतलब कि हर करेंसी की वैल्यू को डॉलर से रिलेट कर दिया गया। डॉलर से क्यों रिलेट करा गया, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ था। और आईएमएफ उस टाइम स्टैब्लिश हुआ था तो आईएमएफ में ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ के लोग थे, मतलब यूके यूएसए। तो वहाँ डॉलर चलता था। तो उन्होंने कहा हम लोग डेवलप हैं और इस हिसाब से हम हर करेंसी की वैल्यू को हमारे हिसाब से हम हमसे को रिलेट करिए, हमसे मतलब हमारे थ्रू वैल्यू उसकी कंपेयर करिए, ठीक है। तो रुपी की वैल्यू डॉलर में कंपेयर कर दी गई और डॉलर की वैल्यू एक गोल्ड में
गोल्ड से रिलेट कर दी गई, ठीक है। डॉलर की वैल्यू क्या करी गई, गोल्ड से रिलेट कर दी गई। पहले क्या होता था, पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड में असाइन कर दी गई थी, फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट टेक प्लेस करता था। बट इसमें क्या हुआ कि पहले हर करेंसी को डॉलर डॉलर से कोरिलेट कर दिया गया, रिलेट कर दिया गया, और फिर उसके बाद डॉलर को गोल्ड से रिलेट कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे एक्सचेंज रेट टेक प्लेस करता था। तो अब देखिए यूएस डॉलर्स, ये लिखा है ना, यूएस डॉलर असाइंड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस, मतलब कि यूएस डॉलर को गोल्ड से कोरिलेट कर दिया गया, उसके एक फिक्स प्राइस में कोरिलेट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए ये रुपी है और ये हमारा डॉलर, रुपी को डॉलर से कोरिलेट कर दिया गया और डॉलर को गोल्ड से, और गोल्ड डॉलर का एक फिक्स्ड प्राइस रख दिया गया कि हाँ इतने ग्राम ऑफ गोल्ड इतने डॉलर के इक्वल है। तो भाई जब जैसे मान लीजिए $1 है तो वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है। तो रुपी अब, और $1 को हम कंपेयर कर दे रहे हैं ₹50 के इक्वल, ठीक है। $1 कितने का हो गया, ₹50 का हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि 50 रुपए 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है, 2 kg ऑफ गोल्ड के इक्वल है। मतलब कि वही बात है कि जब रुपी को हम डॉलर से कोरिलेट कर रहे हैं और डॉलर को हम गोल्ड से कर रहे हैं, तो हम ये भी तो पता लगा रहे हैं कि रुपी की क्या वैल्यू है गोल्ड के कंपैरिजन, मतलब कि कितना हम रुपए देंगे तो हमें गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड दैट वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। वही बात है कि एक करेंसी की वैल्यू हम डॉलर में कोरिलेट कर रहे हैं और डॉलर को हम गोल्ड से कोरिलेट कर रहे हैं, तो हम ये भी तो कर रहे हैं कि रुपी की वैल्यू क्या है गोल्ड के कंपैरिजन में, ये भी तो हम बता रहे हैं, ठीक है। गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी, मतलब गोल्ड एक इक्वलाइजेशन करता था, दो कंट्री की करेंसीज के बीच में गोल्ड एक पैरिटी का काम कर रहा था। और इन सब चीज़ों में एडजस्टमेंट कौन कर सकता था, आईएमएफ कर सकता था, जो कि 1944 में 1940, कहीं-कहीं 1944 लिखा है, कहीं-कहीं 1945 लिखा है, तो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये सिस्टम 1977 के बाद खत्म हो गया और उसके बाद से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब कि जहाँ पर मार्केट फोर्सेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले, मार्केट फोर्सेस वहाँ मेन काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये सब फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर आता था। ये डिफरेंस है, एक बार आपको ये रीड आउट करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनेज फ्लोटिंग। ये भी आप पढ़िएगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्यों खत्म कर दिया गया, क्योंकि भाई गोल्ड एक स्कार्स, एक नेचुरल रिसोर्स है और वो स्कार है। तो गोल्ड भाई ये होने लगा था कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड है वो अपने आप को ज़्यादा वेल्थियर नेशन बताने लगा था। तो ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। तो गोल्ड का सिस्टम इसलिए, ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम इसलिए खत्म कर दिया गया कि हर कंट्री के पास उतना अमाउंट में गोल्ड नहीं था, स्कार्स है, मतलब ये नेचुरल रिसोर्स है, तो एक लिमिटेड लिमिटेड चीज़ है ये। तो या तो किसी कंट्री के पास है या तो किसी कंट्री के पास है, तो इसलिए दूसरे हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आ गए, ठीक है। अब मैनेज फ्लोटिंग हम लोग पढ़ेंगे। मैनेज फ्लोटिंग में कुछ नहीं है, मैनेज फ्लोटिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि मैं आपको एक रफ आइडिया पहले बताता हूँ। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, आज जैसे मान लीजिए $1 ₹50 का है, कल $1 मान लीजिए ₹60 का हो गया। वैसे इतना जल्दी वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है हमारा डॉलर रुपी। बट क्या कहते हैं, मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आज $1 हमारा ₹50 के इक्वल है, कल $1 ₹60 के इक्वल हो गया। तो होगा क्या कि अब हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमारे रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है ना। रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, रुपीस की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई मार्केट में आ जाएगी। आरबीआई क्या करेगी कि जो ये रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है, क्यों कम होती जा रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि रुपी की वैल्यू थोड़ी एप्रिशिएट हो जाए। तो कैसे करेगी, आरबीआई मार्केट में डॉलर को सेल करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में डॉलर को सेल करना स्टार्ट कर देगी। इससे क्या होगा भाई, डॉलर की वैल्यू इसलिए ज़्यादा हो रही ना, डॉलर की वैल्यू इसलिए बढ़ रही और रुपए की वैल्यू इसलिए कम हो रही क्योंकि मार्केट में डॉलर डॉलर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डॉलर अवेलेबल है। सॉरी मैं गलत बोल गया, मार्केट में डॉलर कम अवेलेबल है और रुपी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आरबीआई जैसे ही अपने पास से डॉलर को सेल करना स्टार्ट कर देगी और रुपी अपने पास रखना स्टार्ट कर देगी, मतलब आरबीआई क्या करेगी, डॉलर मार्केट में सेल करेगी। तो आरबीआई के जैसे ही मार्केट में डॉलर सेल करती है तो क्या होगा, डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। और हम लोगों ने पढ़ा था जैसे ही डॉलर की मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी और हमारा एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ करेगी, इसका मैंने रफ आइडिया बताया, अभी मैं समझाऊंगा
इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।